नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय क्या अहीरवाल में राजनीति के लिए गोट बिछाने आए थे तेजस्वी यादव। वैसे तो आए थे वो अपनी भांजे के शगुन के लिए, और चूंकि उनको भांजा हुआ है तो इसलिए वो आए थे उस परिवार से मिलने रेवाड़ी। लेकिन वो उस शगुन से आगे बढ़ के राजनीति की बात करने लगे। वो अहीरवाल में समझाने लगे कि यदि अहीरों का अस्तित्व बचाना है तो आना पड़ेगा, भाजपा के खिलाफ आना पड़ेगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी थे और बहुत सारे नेता थे। खुद अजय यादव कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं ही, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के। तो इस तरह से ये सारी स्थितियां जब इतना सब कुछ हो तो क्या राजनीति में एक और कोना कहीं से कंट्रोल होने जा रहा है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है जिससे आप कतारुफ कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर बीरेन सिंह चौहान है, हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोक दल से विजेंद्र रेणु हैं, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वेद प्रकाश विद्रोही। विद्रोही जी, आपके जो है नेता वहां मौजूद थे। अजय सिंह यादव आपके नेता हैं ही। तेजस्वी यादव को बुला के आप कौन सी गणित तय कर रहे थे और किस लिए था? अपने आप को अनम्यूट कर लें और बोले जी। अजय शुक्ल जी, आपको, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को, विजेंद्र रेड्डू जी को और लाइव हिंदुस्तान चर्चा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ना तो किसी ने तेजस्वी यादव को बुलाया था और ना वो कोई राजनीति करने आए थे। हमारे अहीरवाल में या अहीर कम्युनिटी में एक रिवाज है कि जब भी किसी के पुत्र या पुत्री होते हैं तो एक कुआं पूजन की परंपरा होती है, और कुआं पूजन की परंपरा के अंदर जो वधू के माता जो हुई है न, उसके परिवार से छूछक बोलते हैं, छूछक लेकर भाई आते हैं। ये एक हमारे यहाँ सामान्य प्रक्रिया है जो हर जाति। हुजूर, आपने वेद जी आपने वैसे ही कह दिया। वेद जी आपने वैसे ही कह दिया जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बनारस गए थे तो उन्होंने कहा था ना मुझे किसी ने बुलाया है ना मैं आया हूँ गंगा। तो उसी टाइप में आपने बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जब मेरी बात का जवाब चौहान साहब देंगे और रेड्डू साहब देंगे तो मेरी बात का वो समर्थन करेंगे। ये परंपरा है कि भाई ही छूछक लेकर आता है, पिता नहीं आता, भाई ही लेकर आता है। उसके दो भाई हैं, तेजस्वी यादव और एक तेज प्रताप यादव। एक भाई को आना था तो तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार के, वो आए, छूछक की परंपरा के लिए आए थे। और ऐसे कार्यक्रमों में सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाता है। मैं भी भाजपा के कई नेताओं के, एमएलए के, अभी पिछले दिनों एक भाजपा के नेता की शादी हुई थी लड़की की, उसके अंदर मुख्यमंत्री जी भी आए थे, मैं भी आया था, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ ही बैठा था। एक एमएलए के पोता हुआ था भाजपा के रेवाड़ी के अंदर, उसके अंदर भी मैं भी था, दूसरे लोग भी थे, भाजपा के नेता भी थे हरियाणा के। आपस में बैठते हैं, बात करती है। बड़े सरल अंदाज में आपने बेटी सुन लीजिए, बड़े सरल अंदाज में बड़े सरल अंदाज में आपने बता दिया। लेकिन वहां बैठ के अहीर कम्युनिटी के लोगों के साथ में जो चर्चा हुई उस पर आप बात ही नहीं करते जी। वो अगली बात, मैं अगली बात पा रहा हूं ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई राजनीति करने नहीं आए थे, किसी ने राजनीति के लिए बुलाया नहीं, वो एक परंपरा को निभाने आए थे। ये हो गया पहला उसका चरण। अब आई आपकी बात। अब जब स्वाभाविक है कि भाई एक बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया है, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर एक्स आया है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आया है, शैलजा जी आई है, तो पत्रकार लोग तो पहुंचते ही पहुंचते हैं और पत्रकार ऐसे लोगों पे सवाल भी पूछते हैं। तो उस समय उससे भी सवाल पूछा गया, और जब उससे सवाल पूछा गया, मैं भी वहां था क्योंकि कल पटना के अंदर विपक्षी दलों की बैठक है, तो संदर्भ विपक्षी दलों की बैठक का ही था। पर हर एक पत्रकार अपने ढंग से सवाल पूछता है और उस सवाल के दिए जवाबों को
हर मीडिया हाउस या हर पत्रकार अपने अपने ढंग से अपनी अपनी प्राथमिकता से खबरें बनाते हैं। तो उनसे सवाल पूछा गया तो स्वाभाविक है वो यादवों की राजनीति करते हैं बिहार के अंदर, तो वो ये बात कह रहे हैं। पर मैं आपसे कह रहा हूं जो आपने कहा ना उसका त्रिकोण होगा या कुछ प्रभाव पड़ेगा हरियाणा में अहिरवाल में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 1996 के अंदर जब जनता दल की सरकार बनी, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और जनता दल के अध्यक्ष थे और मैं जनता दल का कैंडिडेट था, मैंने एमपी का चुनाव लड़ा था, पहला और आखिरी मेरा चुनाव हुई था, मैंने चुनाव लड़ा था और सबको लग रहा था कि भाई जनता दल जीत रहा है। पर बिहार की राजनीति का यहाँ की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ जो अहिरवाल की राजनीति है उसका बिहार की राजनीति से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर लेकिन जो पटना का संदेश होगा विपक्षी एकता का, उसका प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। संदेश बड़ा होगा। मैं पूरी बात कर देता हूं। उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा, जो पहली बार मैंने देखा पिछले कई वर्षों के अंदर अहिरवाल के अंदर, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रेस्ट हाउस में आए तो उनके स्वागत में जिस तरह अहिरवाल के पुराने कांग्रेसी, चाहे वो बीजेपी में चले गए हैं या कुछ चुप बैठ गए या कांग्रेस में है या घरों में बैठे थे, रेस्ट हाउस में जिस तरह पहली बार उमड़े, उससे मुझे भी ये लगा कि भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि अहिरवाल में कांग्रेस सबसे कमजोर है, पर अहिरवाल में भी बदलाव की लहर, जो हरियाणा में बदलाव की लहर चल रही है, भाजपा को सत्ता से बाहर करने की, कांग्रेस को सत्ता में लाने की, उसका असर मैंने अहिरवाल में भी देखा। ये मैं जरूर जी, चलिए, आपने अहिरवाल में देखा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने और कांग्रेस को लाने का, ये आपका कहना है। मैं बीरेन जी के पास जाता हूं। बीरेन जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब बिहार के नेताओं की जरूरत पड़ गई है अपनी वो करने के लिए? हालांकि मैं उससे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक उनका अपना सामाजिक घरेलू कार्यक्रम था, लेकिन घरेलू कार्यक्रम में जब राजनीतिक विषाद बिछ रही हो तो उसे सामान्य तो नहीं कहा जा सकता। जी बीरेन। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं वेद प्रकाश विद्रोही जी की इस बात से कि किसी के बालक हो तो छूचक देके आने का ससुराल पक्ष से, पीहर पक्ष से अवसर होता ही है। देश के अन्य हिस्सों में भी होता होगा, हमारे हरियाणा में तो वही है, बिल्कुल होता है। प्रकाश जी के गांव में भी, इनके गांव में भी छूचक के हैं, विजेंद्र जी के गांव में भी केवल छूचक। हमारे यहाँ सगुन कहते हैं बीरेन जी, हमारे यहाँ सगुन उसी को कहते हैं। शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन ये परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। ये भी सच कहा वेद प्रकाश जी ने कि जब ब्याह शादी शगुन छूचक कुछ हो तो सारे इकट्ठे होते हैं, उसमें दल नहीं होता, वहां परिवार की भावना होती है, रीति रिवाज निभाने की भावना होती है। परंतु ये सच कैसे नकारेंगे वेद प्रकाश जी कि सियासत जो है वो कहीं किसी राजनीति वालों का पीछा तो सियासत छोड़ती नहीं, ना वो छोड़ते हैं, छोड़ दें तो करेंगे क्या? मूल कारोबार सियासत है जिनका, तो सियासत होगी ही होगी। मैं ये कहता हूं कि वो आए, उनका हरियाणा में स्वागत था, भविष्य में भी आएंगे, स्वागत है, और सियासत करना उनका काम है, इस पर भी हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन सियासत में हिंदुस्तान के जाति है कि जाति नहीं, ये उन्होंने साबित कर दिया। वो हरियाणा आए, छूछक में आए, शगुन देने आए, सियासत की बात भी की, लेकिन जाति की बात किए बिना उनसे रहा नहीं गया। अब वो जाति की बात स्वयं प्रेरणा से कर रहे थे, बिहार के राजनीतिक अंदाज में कर रहे थे, या फिर वेद प्रकाश जी की पार्टी के किन्हीं नेताओं ने जो उनके साथ प्रेम की पींगे इन दिनों डाल रहे हैं, रिश्तेदारी अलग बात है, उनकी प्रेरणा से उन्होंने कहा, यह अलग बात है, ये मैं भी नहीं जानता, उनको ही मालूम होगा। परंतु जाति की बात निश्चित तौर पर उन्होंने की। मैं उनकी जातिवादी बात पर एक बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का ख्वाब देखने वालों, जाति का खेल खेलो, कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि रुकते कहां हैं यहां लोग, सब तरह के खेल खेलते हैं। परंतु अगर आप जाति की बात कर रहे हैं, एक ही जाति की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी से आपका पाला पड़ा है, जिस भारतीय जनता पार्टी से आप छुटकारा दिलवाने या जिसको बाहर करने की बात करते हैं, संयोग से
उस भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज के सब वर्गों के लोग मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। भारतीय जनता वीरेन जी, पार्टी, ये दावा तो वीरेन जी, ये दावा तो सभी करते हैं कि सब हमारे साथ खड़े हैं। फिर सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए, और उसके बाद में फिर वही करते हैं कि इस सीट पर कौन सा जाति गणित है, किसको देना है, पिछड़े को देना है, अगले को देना है, इसको देना है, क्षत्रिय को देना है, ब्राह्मण को देना है। तो ये चीज तो होती है जी। ये तो मैंने भी स्वीकार किया कि हिंदुस्तान में रोजमर्रा के जीवन से भी और राजनीति से भी जाति है कि जाति नहीं, इस बात को मैंने स्वीकारा। राजनीतिक दल टिकट देते समय, चुनाव की रणनीति बनाते समय जाति को कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं एक दावा कर रहा हूं, मैं एक सत्य की बात कर रहा हूं जो जाति से ऊपर की बात है। मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की अस्मिता के लिए नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी भारत की अस्मिता, भारत के गौरव, भारत के स्वाभिमान की बात करती है और उनके लिए लड़ती है। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ लड़ती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो चलिए, ये कह रहे हैं आपको बाहर करेंगे, इस पे बताइए। एक वाक्य केवल, नहीं, ये भी बता दी। हाँ, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ अहीर भी होता है, विजेंद्र सिंह रेड्डू जी के गोती भाई रेड्डू भी हुए हैं, और वेद प्रकाश विद्रोही जी के गोती भाई अहीर यादव भी होते हैं, राजपूत भी होते हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी होते हैं, पिछड़े भी होते हैं। हमारा फोकस समाज के सब वर्गों को साथ लेकर चलने में है। और रही बात अहीरवाल की राजनीति की, मुझे शीशे की तरह ये बात तो दिखाई देती है, वेद जी भी जानते ही हैं इस बात को, कि अहीरवाल की सियासत में, जैसे उन्होंने माना कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, अहीरवाल की सियासत में हमारे पास मजबूत नेतृत्व है, दमदार देदीप्यमान नेतृत्व है, और उस नेतृत्व में से कई लोग कांग्रेस से भी आए हैं। इस बात से मैं भी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अहीरवाल में प्रभावी दमदार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे पास है जी। बीरेन जी, बिल्कुल बीरेन जी कह रहे हैं एक टिप्पणी करूंगा। वीरेंद्र जी, आपकी सारी बात सही है। आपके पास अहीरवाल में केवल एक ही नेता है, अगर वो निकल जाता है तो आप जीरो है, और आप भी जानते हो। वो निकले क्यों सर? सवाल तो ये वो निकलेगा क्यों? मैंने नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा। सर एक मिनट सर, मैं क्लियर कर दूं। सर चलिए वीरेन जी, दोबारा आते हैं फिर बात कर लेते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो निकल रहे हैं, आपने कहा बहुत देदीप्यमान नेता है। दोबारा आते हैं सबके पास। भाई विजयन जी के पास चला जाऊं। विजयन जी, आप ताल ठोक रहे हैं। अहीरवाल में भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम तो मजबूत किला है, और कांग्रेस पार्टी जो है बिहार से बुला रही है डिप्टी सीएम को, और उसके बाद में, हालांकि देखिए, मैं भी उनकी बात से इनकार भी नहीं करता हूं, वो आए उसी में थे, छूछक में ही, लेकिन हो गया सियासी। और जब सियासी हो गया तो उनका मैदान है, एक उनका मैदान है। आपका मैदान कहां बसता है साहब? अजय सिंह जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से दोनों यादव फैमिलियों को, उनके घर में एक नए मेहमान आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि नए मेहमान का उनके घर में प्रवेश हुआ। और तेजस्वी यादव का परिवार भी और कैप्टन अजय यादव के परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। दूसरी बात देखिए, तेजस्वी यादव आपको भी एक मुबारकबाद दे दी जाए विजयन जी, आपको भी मुबारकबाद ये दे दी जाए कि आपके नेता ओम प्रकाश चौटाला कल अपनी गोद में अपने पोते के साथ में, और उसका भी आगाज कर रहे थे। उद्धम चौटाला, सियासी आगाज हो गया एक और पीढ़ी का। हाँ, उद्धम चौटाला का भी सियासी आगाज होगा, उनको भी बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद आपके चैनल के माध्यम से मैं देता हूँ। दूसरी बात देखिए, तेजस्वी यादव एक राजनीतिक आदमी है, इतने बड़े स्टेट के डिप्टी सीएम है वो, मुख्यमंत्री। वो जहां भी जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक चर्चाएं तो होंगी ही होंगी। ये बेसिक उनका पारिवारिक प्रोग्राम था। और हमारे यहाँ तो इसको पीलिया बोलते हैं, पीलिया लेके आया भाई, पीलिया लेके आया है ना, इस तरह से भी बोलते हैं। और छुच्छक भी हमने सुना हुआ है, बहुत पुरानी ये परंपरा हमारे समाज की है। तो लेकिन वो राजनीतिक आदमी है, और जहां राजनीतिक आदमी जाएगा, और वो भी इतने बड़े स्टेट के डिप्टी सीएम है, तो और कांग्रेस के लीडर्स को उन्होंने बुलाया था, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह कांग्रेसी लीडर है,
तो कांग्रेस के गणमान्य व्यक्तियों को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, तो वो चर्चा तो होगी ही। और एक राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक प्रयास कर रहे हैं गठबंधन बनाने का, एक थर्ड फ्रंट बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं, उसकी अगुवाई भी कर रहे हैं, उन्हीं के ये डिप्टी सीएम है, ये इकट्ठे ही चलते भी इकट्ठे ही हैं। हमने यहाँ भी हमारे फतेहाबाद ताऊ देवलाल के जन्मदिन की रैली में भी इनको आमंत्रित किया था, वहां भी तेजस्वी यादव जी आए थे और अपने नीतीश कुमार जी भी आए थे, यहाँ भी चर्चाएं चली थी। वो इस तरह का एक गठबंधन की बहुत पहले से चर्चाएं चला रखी हैं, जिसकी 23 जून को मीटिंग भी पटना में रखी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि वो इस बात को उठाएंगे ही उठाएंगे, और उन्होंने उठा करके अपना राजनीतिक धर्म निभाने का भी काम किया है। जहां तक एक जात पात की बात वीरेंद्र जी कह रहे थे कि उन्होंने अपनी जाति के लोगों को कहने का काम किया, ये किया, ये सत्य है अजय जी। पूरे हिंदुस्तान हो चाहे प्रदेश की बात कर ले, जब टिकट वितरण होती है तो कहीं ना कहीं हर राजनीतिक ये देखता है भाई इस क्षेत्र में कौन सी जाति बाहुल्य है, कौन सी जाति का ज्यादा संख्या है, तो और एक समीकरण भी बनाते हैं। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 सीटें हैं, तो वहां पर उस जाति को दिया जाए, वहां पर उस जाति को दिया जाए, ताकि सभी समुदाय जुड़ के रहें पार्टी के साथ और सबको सम्मान देने की बात हो। लेकिन तकलीफ जब खड़ी होती है, जब जातियों को लड़ाने का काम शुरू किया जाता है, भिड़ाने का काम शुरू किया जाता है, विशेष जाति को टारगेट बनाने का काम शुरू किया जाता है, ये गलत सोच होती है। और ये गलत सोच भारतीय जनता पार्टी उन्होंने लड़ाने की बात नहीं कही, उन्होंने लड़ाने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा लड़ाने की बात नहीं होना जरूरी है। उन्होंने ये कहा, और जो कांग्रेस पार्टी मांग रख रही है कि जो जनसंख्या का वो होगी गणना हो, वो जातिगत जनगणना की बात, उसको जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यदि जुड़ेंगे नहीं तो आपकी ताकत नहीं दिखेगी, और ताकत नहीं दिखेगी तो आप अपना वो राजनीतिक हक नहीं ले पाएंगे। जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, सटीक कहा कि भाई हमें पंजाबियों का भी सहयोग लेना होगा, हमें यादवों का भी सहयोग लेना होगा, हमें मिलकर के इकट्ठा होना होगा। ये एक अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर वो जातियों को लड़वाने का काम करती है, एक विशेष जाति को टारगेट लेने का काम करती है। अभी देखिए, महिला पहलवान यहाँ पर धरना दे रही थी जंतर मंतर पर, एक विशेश टारगेट बनाया गया एक जाति को, भाई ये जाट समुदाय इस तरह का कर रहा है। तो इस तरह के टारगेट जब लिए जाते हैं ना, तो ये एक बुरी राजनीति है। इस तरह की राजनीति को नहीं करना चाहिए। अगली बात रही कि हम वीरेंद्र जी कहते हैं दूसरे राउंड में आते हैं। एक मिनट, राकेश जी बार बार कट जा रहे हैं उनका, क्योंकि वो यात्रा कर रहे हैं। एक सवाल उनसे ले लेते हैं। राकेश जी, आप एनसीआर के क्षेत्र में, दिल्ली में आपकी सत्ता है, इसलिए आप वहां पर थोड़ा सा प्रभाव अधिक रखते हैं। उसके अलावा आप हरियाणा में अपने आप को, अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से अहीरवाल में जिस तरीके से एक बड़ा संगम हुआ, और उसमें जिस तरीके से अहीरों के यूनाइट करके, और उसमें कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस अहीरवाल को साधने के लिए बिहार का तंत्र इस्तेमाल करेगी? जी राकेश। देखिए अजय भाई, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के ऐसे हालात हो गए कि कांग्रेस का सब एक प्लांटेड मामला था। वो था एक पारिवारिक प्रोग्राम था, चूचक वहां आया था, परंतु कांग्रेस ने पत्रकारों को वहां बुलाया और प्लान करके ये बातें उनसे तेजस्वी यादव जी से बुलवाई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरीके से हालात हरियाणा में कांग्रेस के हैं, सबको पता है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की लड़ाई है, कांग्रेस आपस में लड़ रही है, संगठन है नहीं। और जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी की जींद में रैली हुई है और वहाँ हजारों की संख्या में लोग 43 डिग्री टेम्परेचर पे उन्हें सुनने आए हुए, तो तब से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों पूरी तरीके से घबराई हुई है। आप देख ले कि कांग्रेस की इस तरह की बातें करना, जिस तरीके से पत्रकारों को बुलाना, तेजस्वी यादव से ये सवाल करवाना, ये एक प्लान है, इनका एक प्लांटेड सारा मामला था। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं बात करता हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते जाति की बात कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा जहर किसी ने घोला है तो भारतीय जनता पार्टी ने घोला है। और अगर हरियाणा की हम बात करें, आप देखें हरियाणा में तो जग जाहिर है इनकी सरकार में जाट नॉन जाट का विवाद इन्होंने खड़ा किया, भाईचारे को इन्होंने खराब किया, हमने खड़ा किया, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। समुदाय के लोगों को
एक समुदाय के लोगों को इन्होंने जेल में डाला, एक समुदाय के लोगों की दुकानें इन्होंने जलवा दी। इनके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये तो जहर घोल के राजनीति करते हैं। देश में ऐसी राजनीति करना, ऐसे देश में ऐसी राजनीति को बढ़ावा देना, वो किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हरियाणा में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से पता चल चुका है कि तुम्हारा आने वाले समय में कुछ नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी की रैली में जिस तरीके से पूरी तरीके से वो फ्लॉप हो गई और 8,000 कुर्सियां उनसे लगाई गई और 4,000 लोग। चलिए राकेश जी, मैं सुन रहा था, आप सुन ले पहले। भारतीय जनता पार्टी के 4,000 पुलिस वाले उन्हें मजबूरी में वहां बैठाने पड़े हरियाणा के। चलिए वो सिक्योरिटी का सब्जेक्ट था भाई कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस वो तो सिक्योरिटी का सब्जेक्ट था राकेश जी। घबरा चुके हैं। चलिए, अरविंद केजरीवाल से घबरा चुके हैं भाजपा के लोग, ये कहना है राकेश जी का। मैं आता हूं वीरेंद्र जी, आप ही के पास आऊंगा। इसके वेद जी से एक कमेंट ले लूं फिर आता हूं। वेद जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है, इंडियन नेशनल लोकदल का बड़ा सकारात्मक जवाब था और निश्चित रूप से ये सत्य है। और वीरेंद्र जी भी सही कह रहे थे, इस देश का स्ट्रक्चर जातिगत उस पर आधारित है। तो जब आधारित है तो निश्चित रूप से उसके तमाम प्रभाव पड़ते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने भी माना, जो बात आप कह रहे थे कि एक सामाजिक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में जो परंपरा है उसको निभा रहे थे। इस परंपरा को निभाते हुए क्या एक पंथ दो काज वाली जो कहावत है उसको करने के लिए आए थे? क्योंकि ये ऐसा मौका है जब सियासी खेल चल रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, जनसंपर्क चल रहे हैं, संगठनों की लड़ाइयां चल रही हैं। उस स्थिति में इस कार्यक्रम को क्या संदेश समझेंगे? जी अजय जी, सबसे पहले तो मुझे आप पार्टी के नेता की बुद्धि पर ही तरस आता है। ये तो इतने बड़े नेता आए हैं, किसी छोटे से कार्यक्रम में भी कोई छोटा सा नेता आता है तो पत्रकार तो अपने आप पहुंच जाते हैं खबर लेने के लिए। बिहार का डिप्टी सीएम आया, हरियाणा का पूरा कांग्रेस का नेतृत्व आया, कोई पत्रकारों को बुलाए या ना बुलाए अपने आप पहुंच जाते हैं। अब अजय जी के कार्यक्रम में तो मुझे मालूम नहीं पत्रकारों को बुलाया था नहीं बुलाया था। मैं स्वयं रेस्ट हाउस में था, हमने तो किसी पत्रकार को बुलाया नहीं, सारे पत्रकार वहां खुद मौजूद थे। वहां हमने पत्रकारों से बात भी नहीं की, वो बात भी नहीं की। अरे मैं जानता हूँ, छोड़िए आप छोड़िए मेरे से, अरे मेरे से कटु बात मत करवाइए। राकेश उनकी बात भी सुन ले। राकेश जी, एक परंपरा होती है भाई। एक राकेश जी ये उन टीवी चैनलों वाली चर्चा नहीं है। प्लीज इंटेलेक्चुअल बात कीजिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए, आप अपनी बात कहिएगा, अपनी पार्टी में अपनी बात कहिएगा। प्लीज वरना मैं चला जाता हूं। क्या तुमको म्यूट कीजिए, मैं जिनके बीच में बोला। प्लीज बोलिए वेद जी, बोलिए, आप बोलिए। अरे बोलिए वेद जी, गुस्सा मत होइए, बोलिए। इन्होंने वजीफे के बोलिए, बोल रहा हूं। अरे सर बोलिए। बोल रहा हूं। इन्होंने, आप पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने छात्रों को वजीफे के 10 लाख रुपए दिए, केवल 10 लाख, और विज्ञापन पर 19 करोड़ रुपए खर्च करे। ये तो आरटीआई की सूचना है। इन्होंने खाद के ऊपर जो होता है ना, इन्होंने बताया था हम वो धान को एक छिड़केंगे केमिकल, उस पर इन्होंने 15 लाख खर्च किए और विज्ञापन पर 23 करोड़ रुपए खर्च करे। वो लोग बोल रहे हैं जिनकी सारी राजनीति अखबारों को, मीडिया को पैसा देकर चलती है। तब बोलते वक्त आदमी को सोचना चाहिए। हर एक कार्यक्रम में पत्रकार पहुंचते हैं। चलिए हरियाणा की बात कीजिए सर, अपने टॉपिक पे आइए। अब मैं उसी पर आ रहा हूँ। आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब दिया है मैंने केवल, वरना मैं तो बोलता भी नहीं। जहां तक हरियाणा का ताल्लुक है, देखिए साहब, आप ये भी गलत कह रहे हैं कि उन्होंने कोई अहीर जाति की बात की। बात थी ओबीसी की। जब ओबीसी की बात आई तो ओबीसी की जब जातिगत जनगणना की बात आई, क्योंकि ये अहीरवाल अहीर बाहुल क्षेत्र है, इसलिए आपने इसको अहीरों से जोड़ दिया। बात केवल मात्र ओबीसी की थी और जातिगत जनगणना की, और उन्होंने यही कहा था। तो हमने तो सर सही कहा था, पहले तो आप हमारी बात को इनकार कर रहे थे। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने तो कहा कि ये राजनीति इस तरह की, वो तो याद हुआ कार्यक्रम था, मैंने तो केवल उनकी परंपरा बताई थी, पर राजनीतिक बात मैंने तो उस समय भी कुछ नहीं कही थी। तो जहां तक थी वो जातिगत जनगणना की बात थी, और जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरा देश का ओबीसी उठा रहा है।
दूसरा सवाल, मैं चौहान साहब ने बड़ी सुविधा के साथ कह दिया कि भाई हम तो राजनीति नहीं करते। भाई कांग्रेस कब जाति की राजनीति करती है? भाई कांग्रेस में भी 36 बिरादरी के लोग हैं। अगर कांग्रेस ने इतने सालों तक देश में राज किया तो सभी जातियों के लोगों ने सहयोग दिया, तभी तो दिया है। अगर आपकी भी सरकार है तो आपकी सरकार को भी सभी जातियों ने सहयोग दिया, तभी आप है। तो देखिए जी, नेशनल पार्टी चाहे बीजेपी है और चाहे कांग्रेस है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आप ये तो कह सकते हो कि भाई बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की करती है, पर एक जाति की राजनीति ना बीजेपी करती ना कांग्रेस करती। तभी ये राष्ट्रीय पार्टियां, इसमें तो करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए, सभी की करनी चाहिए। कर भी नहीं सकती, करती जो राष्ट्रीय पार्टियां ही नहीं बनती, करती तो भाई साहब ये नेशनल पार्टियां ही नहीं बनती। पर हाँ, निश्चित रूप से भाजपा धर्म को उभारती है, भाजपा सांप्रदायिक उन्माद, नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है, उनका सोच है। हम लोग सामूहिक गंगा जमनी तहजीब की राजनीति करते हैं, ये हमारा सोच है। परंतु मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अहीरवाल को साधने के लिए हमें बिहार के नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अहीरवाल को साधने के लिए बिहार के नेताओं की, लास्ट बात, और मैंने अपने खुद के अनुभव से बता दिया, जब लालू यादव जनता दल के अध्यक्ष थे, हमारी सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तब उनके मुख्यमंत्री रहते, जनता दल की सरकार रहते, अहीरवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज क्या फर्क पड़ता है उनकी राजनीति का? चलिए, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ के जो स्थानीय समीकरण है उसी का फर्क पड़ रहा है। जो भाजपा की किसान विरोधी नीतियां हैं, ग्राम विरोधी नीतियां हैं, उसी के चलते लोग लामबंद हो रहे हैं। और मैंने कहा कि पहली बार मुझे महसूस हुआ, मैं तो हमेशा बड़ा क्लियर कहा करता हूँ। वेद जी, अब मैं वीरेंद्र जी बड़ा सरल तरीके से, वेद प्रकाश जी बहुत सीनियर आदमी है, तो उसी अंदाज में बड़ा क्या कहते हैं, शहद के साथ में मीठा मीठा लगा देते हैं। तो उन्होंने आपको सांप्रदायिक भी बता दिया, आपको सब कुछ बता दिया, खुद कहा कि हम तो सर्व की बात करते हैं। तो साहब, सर्व की बात करते हैं, अहीरवाल की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी आपको कह दिया अब आप बाहर हैं, बिल्कुल कहीं है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वीरेंद्र जी, मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा कि कौन क्या कहता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन क्या करता है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ कहती है कि ये धर्मनिरपेक्ष दल है, धर्मनिरपेक्षता जिसका सेकुलरिज्म का ये गलत ट्रांसलेशन करते हैं, वो पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। ये अपने आप को पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मगर इतने सांप्रदायिक ये हैं कि ये मुस्लिम लीग को, जो कि इस्लाम के नाम पर धार्मिक आधार पर भारतवर्ष के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, इनके नेता जो वेद जी यहाँ करेक्ट एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। इतिहास, वेद जी मैं बोलूंगा, आप नहीं, प्लीज मैं जवाब दे। वेद जी करेक्ट, मेरी ड्यूटी मुझे करने दे प्लीज, मेरी ड्यूटी मुझे करने दे प्लीज। नहीं, अगर मेरी बात में आप दोनों, मैं बता रहा हूँ, इतिहास बताता है कि इस देश की आजादी के पहले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है वो मिलकर के, हिंदू महासभा और आरएसएस सब मिलकर के 3 राज्यों में सरकार चला रहे थे, और उसमें मुस्लिम लीग पार्टनर थी। मुस्लिम लीग बड़ा भाई थी, ये छोटे भाई थे। एक चीज, दूसरी चीज आ जाता हूं वीरेंद्र जी, एक मिनट सुन लीजिए, ठीक कर दूं मैं आपको। जो केरल में, हाँ आप अभी ये भी कर लीजिए, केरल में जिस मुस्लिम लीग की बात राहुल गांधी ने की, उस मुस्लिम लीग के साथ इसके पहले आपका समझौता था। जी बताइए। मैं आपको भी दुरुस्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो आजादी से पहले अस्तित्व में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा का, मैंने क्या कहा, उसका मूल संगठन साहब। अब मुझे पूरा तो करने दीजिए ना, आपने तो कह दिया जो कहना था। मैं स्पष्ट कर दूं, जिनकी जानकारी में थोड़ी बहुत दाएं बाएं बातें हैं उनको ठीक करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आई। भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा की उत्तराधिकारी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी, जिसका मातृ संगठन का आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वह कभी भी प्रत्यक्ष एक दिन एक सेकंड के लिए राजनीति में नहीं रहा और मुस्लिम लीग के साथ उसका समन्वय संवाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सवाल यह है कौन किसके साथ गठबंधन में कब था। अगर इसको एक साइड में रख के ये बात क्यों ना करें हम, आप इंटेलेक्चुअल चर्चा की बात कर रहे हैं, ये चर्चा क्यों ना करें कि सेकुलर होने का अर्थ क्या है। जो पार्टी मुस्लिम लीग इस्लाम के नाम पर भारत के विभाजन के लिए जानी जाती हो, उस मुस्लिम लीग को अगर कांग्रेस पार्टी के शिखर नेता वो सेकुलर दल कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष दल कहते हैं, तो फिर वो यही तथ्यात्मक गलती है। उन्होंने केरल की मुस्लिम लीग के बारे में बात की, वो अलग अलग है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना, आपने पहले भी नहीं होने दी। मैं फिर दोहराता हूं, अगर कांग्रेस ये भी बता दे जिन्ना की कबर पर फूल चढ़ाया था बाद में, और ये भी बता दीजिए ना, बीरेन जी को बोल लेने दीजिए, बीरेन जी को बोल लेने दीजिए। बोला था मेरी बारी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। जी बीरेन जी, मैं दोहरा रहा हूं और कृपा करके अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं अभी विनम्रता से चला जाऊंगा, मैं मान लूंगा कि मेरी आवश्यकता नहीं है यहां पर। मैं ये कह रहा हूं, बोलिए। राहुल गांधी अगर कांग्रेस के शिखर नेता अगर मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहते हैं तो लानत है उनकी सोच पर और उनके चिंतन पर, क्योंकि मुस्लिम लीग इस्लाम के नाम पर भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी है। इस तथ्य को कोई बदल नहीं सकता, इस पर कोई विवाद नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि एक इन्होंने कहा कि अहीरवाल था जी, वहां पर अहीरों का एरिया है, इसलिए अहीर जाति की बात कर ली। जब ये अहीर बहुल क्षेत्र में अहीर जाति की अस्मिता की बात करते हैं तो ये कहते हैं सहज बात है, कोई खास बात नहीं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भारत वो हिंदुओं का देश है, भारत का हर नागरिक हम उसको हिंदू मानते हैं, और हम जब भारत में हिंदू अस्मिता और हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। वही काम ये जाति के लिए करें तो ठीक, और हम राष्ट्र के लिए करें तो गलत। तीसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि एकजुटता, आपने एक पट्टी चला रखी है कि अजय यादव जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब और ये सब मिलके लड़ेंगे। साहब कब मिलके लड़े, कब मिलके चले, इतिहास साक्षी है। जैसे पहले इकट्ठे थे वैसे ही भविष्य में इकट्ठे रहेंगे, और लट्ठम लट्ठा इनकी जो है ना रीति बन गई है, इनके काम करने का अंदाज बन गया है। हमने आपने अजय जी इनको कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को आपस में किस तरह जूतम पेजार करते हुए देखा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सत्ता पर काबिज ना हो जाएं, इसके लिए पूरी ताकत कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो, रणदीप हो, ये भाजपा को धकेलने के बजाय भूपी को धकेलने पे लगे हुए हैं कि नहीं, ये किसी से छिपी हुई बात है। और एक अंतिम टिप्पणी ये कि आपने कहा पटना से संदेश आएगा। साहब मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये सारे के सारे पहली बात तो इकट्ठे हो नहीं सकते, और इकट्ठे हो भी जाएं तो पटना से पटने का नहीं, इकट्ठे होने का नहीं, पाटन का संदेश आएगा, अलग अलग फटने का संदेश आएगा। पटना में पाटन होगी, पटना में एकजुटता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और खुदा ना खास्ता अजय जी, ये कोई एक ऐसा ढीला पीला सा गठबंधन बना भी ले, मैं उसको ठगबंधन कहना ज्यादा उचित समझूंगा। तो मैं एक और बात भी जोड़ता हूं कि अगर वैसा भी हो जाए, ये सपना भी किसी का साकार हो जाए, तो 0 जमा 0 जमा 0 बराबर है सन्नाटा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजनीति चलिए उनको 0 मिलेगा। वेद जी जल्दी से कहें, फिर मैं बाकी लोगों का भी कमेंट लेके समाप्त करूंगा। मैं सर छोटी सी टिप्पणी मैं कह रहा हूं, भाजपा नेता को इंडियन मुस्लिम लीग और जिन्ना मुस्लिम लीग के अंदर समझना चाहिए। वो नहीं समझ रहे, इनकी मर्जी। और परंतु उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनके शिखर का नाम माननीय अडवाणी जी था। नहीं जी, नहीं, उनका नाम इंडियन मुस्लिम लीग नहीं था, मुस्लिम लीग था। वो इंडियन मुस्लिम लीग का नाम नहीं था। मैं कह रहा हूं, अब हिंदुत्व पर हमला करने वाले लोग हैं। चलिए ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। चलिए ये विषय नहीं है।
मैंने जो मेरी एक बात रहेगी, भाजपा के शिखर पुरुष आदरणीय आडवाणी जी ने जाकर पाकिस्तान के अंदर जिन्ना की कब्र पर फूल चढ़ाए और उनको धर्मनिरपेक्ष कहा, अगर वो दुनिया के सामने मौजूद है उनका वक्त। चलिए मैं विजयन जी के पास जाऊंगा। विजयन जी, जिस तरह की राजनीति हो रही, उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो इसी बात पे एक दूसरे पे लड़े हुए हैं, वो उनको बताते हैं, वो उनको बताते हैं, आप क्या बताते हैं? देखिए, जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह जी चौटाला एकमात्र विधायक होते हुए भी जिस हौसले के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। देखिए, 2019 से पहले के चुनाव के समय में पूरे प्रदेश में ये चर्चाएं आम हो गई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और पार्टी का बहुत बड़ा मतलब आधार स्थापित हो चुका था। वो एक अलग बात हुई कि पार्टी में बिखराव हुआ और पार्टी का वोट बैंक खिसक गया। लेकिन अब क्योंकि 2019 में जो प्रदेश में सरकार बनी, उस सरकार से सभी लोग दुखी हो चुके हैं और दुखी होकर के दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वो सारा का सारा वोट बैंक और अन्य वोट के साथ भी शामिल हो रहे हैं। और दूसरी बात, एक मिनट और अजय जी, जिस प्रकार से आप वाले भाई ने बार बार कहा कि जींद में बहुत बड़ी रैली केजरीवाल जी ने की, मैं जींद का ही रहने वाला हूं और शहर में ही रहता हूं, मैं उसको देख के आता, 250-300 आदमी थे और मुश्किल से आधा किलोमीटर की उन्होंने वो यात्रा की थी। बार बार इसका बखान ना करे, सच्चाई बता देंगे नहीं तो। केवल एक वाक्य शुक्ला जी बोलने दीजिए। जी, पटना में क्या होने वाला है उसकी झांकी आपकी डिबेट में दिख गई। चलिए, तो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से सारे लोगों ने बात की और सबने अपनी अपनी बात रखी, और उसमें एक चीज आई सामने कि हरियाणा में पटना से नहीं चलेगा, हरियाणा में हरियाणा से चलेगा। और निश्चित रूप से जातिगत जनगणना का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें तमाम सारी चीजें आती हैं, इसलिए यह राजनीति का एक करवट भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।